हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल सांडिला एक बार फिर से द जोरावर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस रिलेटेड कंटेंट को पढ़ने जा रहे हैं हम, और इसमें हम जो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं डीएसएसबी पीआरटी, ठीक है। 11 नवंबर मॉर्निंग का जीएस का पेपर जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सलल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर सलल परियोजना इज सिचुएटेड? तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रेलेवेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो है एक रिवर है जिसका नाम है चेनाब रिवर, ठीक है। वो रिवर पर जो है ये सलल परियोजना, एक बांध बना गया, डैम बनाया गया। और उस परियोजना से जब भी डैम बनाया जाता है तो उससे कुछ नहरें निकाली जाती हैं, पानी को स्टोर किया जाता है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया है चेनाब, ठीक है। इसका सही आंसर है चेनाब। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और जो हमने देखा है वाटर रिसोर्सेज का टॉपिक डीएसएसबी में भी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर परियोजनाएं जो है हमने देखी है उसके अंदर बहुत सारी। इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं जो हैं, इसका तो आंसर हमें मिल ही गया है। कुछ और परियोजनाएं भी हैं जो कि जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चेनाब रिवर, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हो गया, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर है, राज्य पूछ सकता है। अब चेनाब रिवर पर दो और प्रोजेक्ट है जिनके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। पहला है बगलीहार। तो बगलीहार प्रोजेक्ट जो है वो भी चेनाब रिवर के ऊपर ही है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है दुलहस्ती। दिस दुलहस्ती प्रोजेक्ट इज आल्सो सिचुएटेड ऑन चेनाब रिवर, ठीक है। तो ये तीनों ही इजी है, तीनों के तीनों याद रख सकते हैं। सलल, बगलिहार, दुलहस्ती तीनों ही चेनाब पर है। चेनाब जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जो कि पूछा जाता है यहाँ से, वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा रिवर के अंदर ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये चार प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं जम्मू कश्मीर से। अब ये पूछता है कि हेपेटाइटिस हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट एंड अफेक्ट व्हाट, मतलब किसके कारण होता है और किस चीज पे अफेक्ट प्रभाव डालता है हेपेटाइटिस, ठीक है। आप सबको पता है कि हेपेटाइटिस जो है वो लीवर की बीमारी है। हेपेटाइटिस ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस में कन्वर्ट हो जाता है फिर वो, और जॉन्डिस भी लीवर को ही अफेक्ट करता है। तो अक्सर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई डिजीज है, उस डिजीज का सबसे पहले तो रीजन कौन सा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या कोई और चीज़ है। और उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन से बॉडी पार्ट को जो है ये अफेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल ये सर्टेन है, ज़्यादातर एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और डीएसएसबी में तो एक मान लीजिए कि फ्रेम है कि एग्जाम से ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि कौन सा टीका लगता है अगर ऐसी चीज़ आ जाती है तो हेपेटाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है और कौन सी चीज़ को, तो लीवर को होता है। ये तो हमको पता ही है, तो ये दो ऑप्शन तो हम इजीली काट सकते हैं क्योंकि इन दोनों में लीवर नहीं है। अब बात आ जाती है वायरस की और बैक्टीरिया की, तो इसका सही आंसर है कि वो वायरस से होता है, ठीक है। वायरस से होता है हेपेटाइटिस, और उसका अफेक्ट जो होता है वो लीवर के ऊपर होता है। ये हमारा सही आंसर हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये हमसे पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945, सभी में 24 अक्टूबर है, 46, 44 और 47, ठीक है। तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 है या 24 अक्टूबर, ये देखिए यहाँ पे 46 ही है। ये बताइए, आपको अगर पता है तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। इसको जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है कई बार कि कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो है एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप, आइलैंड मैनहट्टन, उस पर जो है इसका हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश है, ठीक है। आप सबको पता है कि इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य है, सॉरी, ठीक है, स्थायी सदस्य तो सिक्योरिटी काउंसिल में इसके 5 सदस्य हैं।
जिनके पास वीटो पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा प्रॉपरली जो है मैच नहीं किया गया है और उसके प्रोविजन कि हमें क्या बताना है कि जो संविधान है उसके हमें पता है कितने सारे पार्ट किए गए हैं, 22 पार्ट थे जब स्टार्टिंग में जब संविधान बना था, 395 आर्टिकल थे, ठीक है, और 8 शेड्यूल थे, अनुसूची थी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेसिक संविधान में कितनी चीजें हैं थी, तो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल अनुसूचियां थी। लेकिन अब जो अनुसूचियां 12 हैं, शेड्यूल अमेंडमेंट कर करके 4 शेड्यूल और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि हम पार्ट वाइज आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही से मैच नहीं है। तो एक बार मैं आप अगर पार्ट वाइज आपको बता भी दूं तो फिर आप इजीली बता पाएंगे। तो पहला जो पार्ट है उसके अंदर यूनियन, राज्य, संघ और राज्य, उसके स्टेट्स, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। संघ राज्य के बारे में बताया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भारत का क्या नाम है, सबसे पहले ये पूछा गया, बताया गया है। उसके बाद स्टेट्स कैसे बन सकते हैं, कैसे उसको तोड़ सकते हैं, वो पहले पार्ट में बताया गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में इन्होंने जो बताया वो सिटीजनशिप के बारे में बताया है कि भारत की सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, कैसे अब जो है सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है, कि कैसे कौन कौन से तरीके हैं सिटीजनशिप लेने के और वापस लेने के। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कौन से पार्ट में, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट फोर्थ पार्ट में क्या है, तो उसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके अंदर इंट्रोड्यूस, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसके अंदर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बहुत इजीली इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए पार्ट 5, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, 51 डीपीएसपी खत्म होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो 51A आता है और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से संविधान संशोधन से की गई थी, 1976 का 42nd अमेंडमेंट से की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं तो 52 से जो आर्टिकल शुरू होता है वो यूनियन के बारे में, संघ के बारे में बताता है, ठीक है। संघ की सरकार कैसे बनती है, प्रेसिडेंट कैसे बनता है, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। अब सीधी सी बात है, पार्ट 5 में ऐसा दिया गया है तो फिर पार्ट 6 में क्या दिया गया होगा, स्टेट दिया गया होगा, ठीक है। और पार्ट 6 में स्टेट दिया गया, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और हमसे क्या है, कौन सा नहीं है, ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब इसने कहा कि पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, तो यूनियन टेरिटरीज के ही बारे में बात की गई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो पार्ट 7 है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट से। पार्ट 7 में जो है कुछ राज्यों को इंक्लूड किया गया था जिनको स्पेशल प्रोविजन दिए हुए थे कुछ अलग तरीके से, तो उसको हटा दिया गया। तो पार्ट 7 अब वर्किंग में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। तो ये 44th अमेंडमेंट जो जनता पार्टी की सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उसने हटा दिया था, ठीक है। तो पार्ट 7 हट गया है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी है, ये तीनों ठीक है। तो हमारा गलत कौन सा हो गया, पहले वाला गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। अब ये पूछता है कि पार्ट में क्या दिया गया है इसमें 10 में, तो उस पार्ट 10 से पहले देखें तो पार्ट 9 है, ठीक है। पार्ट 9 के अंदर पंचायत का प्रोविजन किया गया, आप सबको पता है, इसको बार बार मैं बताता जा रहा हूँ। 73rd अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था, 1992 में, और इसको लागू कब किया गया था, अप्रैल 1993 में, ठीक है। तो तीन लेयर की जो पंचायत का स्ट्रक्चर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और पार्ट 9 में उसको डाला गया। एक पार्ट 9A है जिसके अंदर 74th अमेंडमेंट में जो है हमने नगर पालिका का प्रोविजन किया गया था, पास वो भी 1992 में ही हुआ था, लेकिन फिर जून 1993 में उसको लागू किया गया था। तो आप सबको ये मुझे लगता है क्लियर हो गया। तो 9 तक हमने देख लिया है, हमें कम से कम पार्ट 10 तक तो हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। पार्ट 10 में क्या किया गया है, पार्ट 10 में फाइनेंस और प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है क्या, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पार्ट 10 में इसके बारे में बात नहीं की गई है, तो हमारा सही आंसर यही हो गया है कि पार्ट 10 इज द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मैच, ठीक है। तो ये पार्ट 10 में इन्होंने क्या दिया गया है ये भी पूछ सकता है। तो पार्ट 10 में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो है उनके बारे में बात की गई है। जो ट्राइबल एरिया है उनको स्पेशल राइट दिए गए हैं, ट्राइबल एरिया उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखना है वो पार्ट 10 के अंदर दिया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पार्ट 10 में इन्होंने पूछा था और हमने देख लिया ये। अब बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज
आफ्टर साइनिंग चार्टर कब एस्टेब्लिश किया गया था? साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो है संगठन, ये निगम नहीं होगा, ये कोऑपरेशन को कहेंगे। कॉरपोरेशन लिखा गया, कोऑपरेशन लिखना था, इस वजह से ट्रांसलेशन ऐसी हो गई है। कोऑपरेशन सहयोग, ठीक है। संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये बात कर रहा है सार्क के बारे में। तो सार्क की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। और ये कौन सा ये चार्टर कब पास हुआ था, ये हमसे पूछ रहा है। अगर आपको पता है कि सार्क की स्थापना ढाका में की गई थी, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा भी, तो आपको पता है कि ये ढाका में की गई, तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में जो है चार्टर पे साइन हुए थे। अब सार्क का जो है, इसके अंदर आप देखते हैं कि इंडिया के नेबर कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है। अब इसके अंदर जो है एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब से पूछता है कभी कभी कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया है? अब ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, तब 2018 या 17 का पूछा था, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं रही आज के समय पे, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। तो वर्ष 2020 के खेल रत्न अवार्ड के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किसको नामित किया गया, ये अपडेट कर दिया है। और ये पेपर में, कई पेपर में आ भी चुका है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है। तो 2019 में जो है, अगर मैं बताऊं आपको, ये भी पूछ रहा है किसी किसी एग्जाम में, क्योंकि एक साल पुराना पूछ के थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है। 2019 में बजरंग पूनिया को मिला था, ठीक है, एक ही व्यक्ति को मिला था, लेकिन 2020 में 5 जनों को दिया गया है। उसके अंदर देखिए कहीं पर भी विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली को काट दीजिए, ठीक है। और कहीं पर भी हिमा दास भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गए, हमसे सही पूछा तो हमारा आंसर आएगा तीसरा, ठीक है। अब देखिए रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो मनिका बत्रा और रोहित शर्मा तो हमारे आंसर में आ ही गए हैं। उसके बाद रानी रामपाल भी हमारे आंसर में हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिमा दास नहीं है, तो मैं आपको पांचों के नाम बताता हूँ। रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगवेलु नाम से एक पैरा एथलीट है, जो है हाई जंप से रिलेटेड है। और उसके ये 4 हो गए टोटल, ठीक है। और उसके बाद है विनेश फोगाट, विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है। तो ये 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है, ठीक है। तो आपको इजीली जो है, बहुत इजीली आंसर जो है, अगर आपने पांचों पढ़े हैं तो बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए हु इज द फर्स्ट, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1991-92 में की गई थी, ठीक है, ये भी पूछ लेता। और पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया था? वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल स्पेस? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का पहला व्यक्ति जो कि स्पेस में ट्रेवल किया था जिसने, उसके बारे में पूछा गया है। तो कल्पना शर्मा है, राकेश शर्मा है, या कल्पना चावला है, या राजेश शर्मा है। तो आसपास ही नाम, सरनेम चेंज कर करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका सही आंसर है, बताइए कौन सा, आपको भी पता होगा, आप ही बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो ये राजेश शर्मा है या कल्पना चावला? कल्पना चावला भी नाम सुना हुआ है, राकेश शर्मा भी सुना हुआ है, राजेश शर्मा नहीं सुना हुआ है। राजेश शर्मा नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। और कल्पना शर्मा नहीं है, कल्पना चावला है, एक ऐसी एस्ट्रोनॉट जो कि हार गई है। लेकिन फर्स्ट इंडियन पूछा है तो आंसर आएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वो व्यक्ति हैं जो कि पहली बार इंडियन, जो कि कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। और वो कैसे गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, किसके साथ गए थे, क्योंकि इंडिया जो है वो, उसने तो आज तक किसी है मैन मिशन भेजा नहीं है स्पेस में, तो अपने यान में तो गए नहीं होंगे। तो ये बात है 1984 की, 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1984, तब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तब वो गए थे, ठीक है। और किस में गए थे? वो रशियन यानी सोवियत, अब तो रशिया नाम हो गया, पहले सोवियत नाम था। रशिया का एक स्पेस मिशन था जिसका नाम है सोयूज T11, इसमें वो गए थे, ठीक है। और वहां से जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा सही आंसर तो हमें मिल ही गया है। अब बात करते हैं कुछ और ऐसे व्यक्ति जो कि काफी फेमस हैं, जो कि अंतरिक्ष में गए हैं।
कल्पना चावला भी गई है, लेकिन वो काफी बाद में गई है। 2003 में जो वो अंतरिक्ष यान वापस आ रहा था, तो वो उस अंतरिक्ष यान में जो है आग लग गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो कल्पना चावला इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय मूल के व्यक्तियों पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये यूएस में रहती थी, ठीक है, कल्पना चावला। और इस ये जो है करनाल हरियाणा से बिलोंग करती थी, मतलब इंडियन ओरिजिन की देखिए, भारतीय मूल की। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर है, कल्पना चावला जो है वहाँ पर एक तारामंडल भी बनाया गया है करनाल के अंदर उसकी याद में। तो कल्पना चावला भी एक पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और एक सुनीता विलियम्स है जो कि गुजरात के महसाना डिस्ट्रिक्ट से उनका बिलोंगिंग लगती है, तो ये भी भारतीय मूल की है जो कि यूएस मिशन पर गई थी। ये 3 नाम हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट राकेश शर्मा, उसके बाद भी कई व्यक्ति गए हैं। इंडियन ओरिजिन के क्वेश्चन लोगों पर क्वेश्चन पूछ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ट्रू रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक? इनमें से कौन सी एक्टिविटी बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है? बाल गंगाधर तिलक आप सबको पता है कि गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट था कांग्रेस के अंदर, उसके नेता थे लाल पाल बाल, ठीक है, उनमें से थे। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बिल्कुल, ठीक है। और काफी तेज तर्रार नेता थे, जेल भी गए थे। इन्होंने जो कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा भी इन्होंने दिया था। लोकमान्य तिलक भी कहते हैं इनको, ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कि एक सही होगा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और 3 गलत होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नासिक कॉन्स्पिरेसी, इन नासिक कॉन्स्पिरेसी ही वाज अगेन जेल्ड फॉर 2 ईयर 1909 फॉर प्रोटेक्टिंग द रेवोल्यूशनरी। 2009 में दोबारा इनको जो है जेल में भेज दिया गया 2 साल के लिए, नासिक कॉन्स्पिरेसी की वजह से। आपको पता है कि नासिक कॉन्स्पिरेसी क्या है, तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। तो आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है से उससे पूछा गया है। ये कांग्रेस का मूवमेंट नहीं था, ये रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, जो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं थे, ठीक है, उस मूवमेंट से ये उठाया गया है। तो देखिए, एक संस्था थी जिसका नाम है अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत संस्था थी। इस अभिनव भारत संस्था के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि नासिक के अंदर जो मजिस्ट्रेट था उसकी हत्या कर दी थी अभिनव भारत में। और उस व्यक्ति जिन्होंने उसकी हत्या की थी, अभिनव भारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे ने जो है वहां के मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी। वो थिएटर में एक ड्रामा देख रहे थे, तो वहां पर जाकर उनकी हत्या कर दी। तो ये व्यक्ति था जो कि अभिनव भारत संस्था से जुड़ा हुआ था। और नासिक के जो मजिस्ट्रेट थे उनका नाम था AMT जैक्सन। तो वो उनकी हत्या हो गई थी। इसकी वजह से अभिनव भारत संस्था के 27 मेंबर्स को जो है वो कन्विक्ट कर दिया गया था, उनको दोषी ठहराकर उनको सजा दी गई थी। और उनमें से एक व्यक्ति जो है VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का भाई गणेश सावरकर भी था, ठीक है। तो कहीं पर भी जो है यहाँ कहीं पर भी लिंक नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि तो कांग्रेस से रिलेटेड था। तो ये गलत हो गया, हमसे ट्रू पूछा है और ये गलत है। 1897 ही वाज इम्प्रिजन फॉर 18 मंथ फॉर स्प्रेडिंग डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द स्टेट। और 1897 में उनको जो है राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए 18 महीने की कैद हो गई थी। तो इस पे हम बात कर सकते हैं। पहले नीचे के चीजों को देख लेते हैं। 1895 में तिलक ने गणपति पूजा, जो आज के टाइम पे भी गणपति बप्पा मोरिया जो पूजा होती है, गणपति फेस्टिवल, तो तिलक ने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र के अंदर। क्या ये सन के ऊपर बात करेंगे, इसका साल ठीक है। और 1893 में तिलक स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल। ये दोनों ही ईयर गलत दिए हुए हैं। हालांकि दोनों ही फेस्टिवल इतना डीप नहीं पूछता कि किस साल शुरू किया, ज्यादातर ये चीजें पूछता है कि गणपति फेस्टिवल किसने शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल किसने किया, मराठा अखबार किसने शुरू किया, केसरी अखबार किसने शुरू किया। तो दोनों ही तिलक ने किए थे, वो भी मराठा और केसरी। तो यहाँ पर ये जो ईयर दिया गया है वो 1894 होना चाहिए दोनों में। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये दोनों चीजें गलत दी है। तो हमारा सही फैक्ट कौन सा हो गया? 1897 में उनको जो है राज्य के खिलाफ असंतोष भड़काने के जुर्म में 18 महीने की कैद हो गई थी। अब 29वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी कैपिटल जो है भारत की, नहीं, कौन सी सिटी जो है साउथ इंडिया में जो है वो इंडिया की श्रिम्प कैपिटल कहा जाता है, जिसे झींगा राजधानी कहा जाता है। तो जो अगर आप में से कोई नॉन वेज खाता है तो आपको तो इजीली पता होगा कि झींगा क्या है, ठीक है। झींगा को जो है प्राण भी कहा जाता है। प्राण कल्चर, प्राण का जो कल्चर किया जाता है, जो पाले जाते हैं, उनको श्रिम्प भी कहा जाता है, ठीक है। तो श्रिम्प,
तो ये वैसे तो इसको झींगा मच्छी कहते हैं, लेकिन ये रियल फिश नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंसेक्ट के अंदर काउंट होती है, रियल फिश नहीं है, झींगा मच्छी भले ही इसको कहा जाए। और इसको काफ़ी लोग जो नॉनवेज खाते हैं काफ़ी पसंद करते हैं, टेस्टी लगता है उनको ये। तो इसलिए जो है ये कल्चर जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, एक तो ये आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है कोस्ट पे, इसके कल्चर ये किया जाता है। उसके पास पूछ रहा है कि कौन सी वो सिटी है जिसको श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो नेल्लोर इज द दैट सिटी दैट इज कॉल्ड एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है के डी जादव का नाम भारतीय खेलों के इतिहास में सुनहरे शब्दों में किस कारण लिखा गया है? नेम ऑफ के डी जादव हैज बीन रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन गेम्स इन गोल्डन वर्ड्स बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑल ऑफ द अब ऑप्शन। ये पॉसिबल हो सकता है अगर नीचे के तीनों ठीक हों। ही वन मेडल इन हेलेंस्की ओलंपिक इन 1952, ये बिल्कुल सही है। के डी यादव, अगर आप ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओलंपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमने जो है टीम मेडल जो है वो जीता था किसमें, हॉकी के अंदर सबसे पहला। लेकिन अगर इंडिविजुअल मेडल की बात आती है तो इस व्यक्ति ने, के डी यादव ने जो है पहला एक व्यक्तिगत स्पर्धा में देखा है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद वो पहला व्यक्ति था जो व्यक्तिगत ओलंपिक जो है उसने जीता था, पदक जीता था। और वो ओलंपिक 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में जीता था। दोनों ही ठीक है। ठीक है, उसके बाद है ही वन वन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग। तो इसने रेसलिंग में जो है कांस्य पदक जीता था, ये भी ठीक है। तो हमारे ऑल ऑफ द वो ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन जो है ऐसे रेलेवेंट से ही हैं। अब देखिए जनवरी 2018 में, ये आज भी पूछा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। जनवरी 2018 में इसमें एक बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको फिर वो चीजें भूलने वाली नहीं रहेगी। कार्टोसेट नाम से जो है 2F लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, तो जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था कार्टोसेट 2F। अगर आपको पता है कि कार्टोग्राफी क्या होती है तो आप थोड़ा सा इसका आंसर जो है अंदाजे से भी लगा सकते हैं। कार्टोग्राफी, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है तो कार्टोग्राफी जो है मैप बनाने की ब्रांच को कहा जाता है। मैपिंग की ब्रांच को कार्टोग्राफी कहा जाता है, और जो मैपिंग का पे काम करते हैं उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड पूछा है। तो ये कहा कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। बिल्कुल, अर्थ को तो ऑब्जर्वेट करेगा ही है क्योंकि ये एक सैटेलाइट है, और मैप बनाएगा तो ऑब्जर्व करके ही बनाएगा। तो कई जो पेपर दिया गया है उसमें पृथ्वी प्रक्षेपण ग्रह लिखा गया है। ठीक है, तो प्रक्षेपण ग्रह लिखा गया है अवलोकन की जगह। ठीक है, तो हो सकता है प्रोपल्सन यहाँ पर हो, लेकिन ये ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही है, और हमसे पूछा भी ये एक ही ऑप्शन है। तो बाकी चीजें देखिए, क्योंकि कार्टोग्राफी में जो है मैपिंग की जाती है। ठीक है, तो वहीं पे इस पे काम करने वाला ये है, जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया। और बाकी जितनी भी चीजें देखिए, हेल्प इन एग्रीकल्चर, एक्सपेरिमेंट एंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हायर एजुकेशन में मतलब आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी का सिग्नल मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस होगी। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। यहाँ देखिए कम्युनिकेशन एंड वेदर सैटेलाइट, तो यहाँ पर भी एक चीज आ गई कम्युनिकेशन, यानी कि आपको जो इंटरनेट सुविधा मिलती है या फिर इंटरनेट से सिग्नल मिलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का चैनल है या टीवी सिग्नल है, वो सारा कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। टीवी के चैनल्स मिलते हैं हमको। और देखिए इट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ऑप्शन किस वजह से गलत होंगे कि जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया के हैं वो लॉन्च किए जाते हैं इनसैट नाम से। ठीक है, ऑफिशियली जो भारत सरकार के जो सैटेलाइट है, जो स्पेक्ट्रम बेचा जाता है, ठीक है, तो इनसैट नाम से वो किए जाते हैं, इनसेट 1, इनसेट 2, इस तरीके से। और ये काफी हैवी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, ये कार्टो सेट 2F जो है काफी हल्का सैटेलाइट है, और इनसेट जो है वो काफी हैवी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, और ये सारे स्टेब्लिश किए जाते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, जो कि भूमध्य रेखा के पास यहाँ पे होता है। तो यहीं पर जो है सैटेलाइट सेट किए जाते हैं। उसकी घूमने की, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने की जो गति है वो भी उतनी होती है जितने टाइम में पृथ्वी जो है रिवॉल्व करती है। तो वो वहीं पे स्टेटिक रहते हैं। आगे इंडिया सरकेगा, साथ साथ ये भी सरकते रहेंगे, तो सिग्नल मिलता रहेगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पार्ट नहीं है ये, इनसेट का पार्ट नहीं, वो तो इनसेट करते हैं। तो हमें इजीली, अगर आपने ये चीजें बेसिक चीजें पढ़ी है तो आप इजीली जो है बता पाएंगे इसको। अब बात करता है अशोक मेहता कमेटी 1977 जो है वो किससे संबंधित है? अशोक मेहता कमेटी 1977 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जुडिशियल रिफॉर्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, और पंचायत इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन पॉलिसी। आप
आप इसको बहुत इजीली बता सकते हैं अगर आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा है और उसका डेवलपमेंट पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उसने 3 टायर स्ट्रक्चर दिया था। उसके बाद एक और जो है इस टाइम पे जो है जनता पार्टी के टाइम पे एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम है अशोक मेहता। इन्होंने 2 टायर स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, पंचायत का। उसके अंदर कहा कि एक तो जिला परिषद हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद एक मंडल परिषद या मंडल पंचायत हो जाएगी जिसमें कुछ गांवों को मिला के 15,000 जनसंख्या मिला के वो बना दी जाएगी। इसने जो है गांव के लेवल पर पंचायत की बात नहीं की थी 2 टायर स्ट्रक्चर अशोक मेहता में, लेकिन अब बलवंत राय मेहता की थी 3 टायर स्ट्रक्चर, अभी भी चलता है। अब तो ये इसका सही आंसर हो गया है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट स्टेट रिलेशन पे पुंची कमीशन एक आता है, कई बार बहुत कम देखा गया है लेकिन कभी कभी आ जाता है। पुंची कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन पे काम करता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो गया 3rd ऑप्शन। अब बात करते हैं जीएसटी has recently replaced the taxes collected and levied by the center। तो जीएसटी ने हाल ही में केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले करों और एकत्र किए जाने वाले करों का स्थान ले लिया है। बिफोर जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज नॉट कलेक्टेड बाय सेंटर। तो ये कहता है कि जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स ऐसा है जो कि सेंटर कलेक्ट नहीं करता था, ठीक है। सेल टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज टैक्स। तो सेंटर आ गया है तो इसका मतलब सेंटर वो ये तो होगा ही होगा, तो ये तो सेंटर लेता ही होगा। सर्विस टैक्स जो है आज भी आप जीएसटी भरते हैं तो उसमें देखिए सेंटर का आधा होता है, स्टेट का आधा होता है, तो ये अभी भी लिया जाता है तो किसी सेंटर के टैक्स को ही रिप्लेस किया गया। उसके बाद उत्पाद कर, ठीक है, प्रोडक्ट टैक्स या एक्साइड टैक्स जो है वो भी जो है सेंटर द्वारा लिया जाता है। सेल टैक्स वो सही आंसर इन्होंने दिया है। सेल टैक्स इज द राइट आंसर विच इज नॉट लेविड और कलेक्टेड बाय द सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो कोशिका हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसके बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और वो कोशिका के ऑर्गन उसको फंक्शनल बनाते हैं, वो काम करती रहती है अपने आप में एक सिस्टम की तरह। तो कौन सा वो ऑर्गन है जो कि कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब कोशिका हम देखते हैं, एक रफ सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं कि अगर एनिमल कोशिका की बात हो रही है, ठीक है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर जो इसको सारे लिक्विड को प्लाज्मा को सेल प्लाज्मा को बांध के रखती है, बाहर नहीं निकलने देती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो है, तो नोट पूछा है नहीं है वो पूछा है, तो ये क्योंकि है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको सेल प्लाज्मा कहते हैं, तो ये भी है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि जो नहीं है वो पूछा है। उसके बाद बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो सारी इसकी एक्टिविटीज को जैसे हमारा माइंड है उसी तरीके से कंट्रोल करता है, तो ये भी इसका पार्ट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये लेंथ मापने की इकाई है, जो छोटी लेंथ मापी जाती है ना, 10⁻10 मीटर, इतनी छोटी इकाइयों को मापने के लिए जो है एंगस्ट्रॉम को यूज किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वाल भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, उसके साथ साथ प्लास्टिड भी मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जिसमें जो है क्लोरोफिल वगैरह होता है। तो इसका मतलब इसके अलावा वैक्यूल खाली स्पेस भी हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें सेल के अंदर होती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 3 कथन सही होंगे और 1 कथन गलत होगा, ठीक है। करप्शन एंड क्रिमिनल एक्टिविटी में बी द बेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटी के आधार पर उसका महाभियोग उस पर चलाया जा सकता है। केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उसको चलाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगर आप देखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है तो पहली लाइन लिखेगी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो है वो उनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो हमसे पूछा है कौन सा रोंग है। वैसे देखा जाए तो हमारा आंसर तो निकल ही गया है क्योंकि ये रोंग है, ठीक है, ये रोंग है इसलिए हमसे रोंग ही पूछा है, तो बाकी सारे ठीक ही हैं। तो इन एनी हाउस इफ इन एनी हाउस पार्लियामेंट सच एक्यूजेशन इज प्रेजेंटेड देन द अदर हाउस विल इन्वेस्टिगेट दिस एक्यूजेशन। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा कि इम्पीचमेंट मोशन में भी प्रेजेंट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में 2 हाउस हैं, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, किसी भी हाउस में जो है इनको प्रेजेंट किया जा सकता है इम्पीचमेंट मोशन को, लेकिन उस हाउस के
1/4 मेंबर का उस मोशन पे हस्ताक्षर होना चाहिए, उसको सपोर्ट करते हो जो वो मोशन पेश किया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस हाउस का 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। ठीक है, जब वो पास हो जाएगा तो दूसरे हाउस में उसको जाएंगे और वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन दूसरा हाउस करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करके अगर दूसरा हाउस भी उसको पास कर देता है तो इम्पीचमेंट हो जाता है और प्रेसिडेंटशिप उसकी कैंसिल हो जाती है। प्रेसिडेंट अपने लिए जो है काउंसिल वकील वगैरह कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए। और आर्टिकल 61 में इस महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तीनों ऑप्शन ठीक है। आपराधिक गतिविधि और भ्रष्टाचार नहीं, वायलेशन ऑफ संविधान का उल्लंघन के उसमें जो है महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 36 अब ये कह रहा है कि भारत में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, वैसे तो हो सकता है सैकड़ों ट्राइब हो, लेकिन कुछ बड़ी ट्राइब के बारे में बात कर रहा है तो उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन किसकी है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी ट्राइब जो है, देखिए यहाँ पर देखिए भील सबसे ज्यादा है। भील जो है वो राजस्थान में दिखाई देंगे, थोड़ा महाराष्ट्र में, कुछ मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं ज्यादा। ठीक है, गोंड सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और फिर पूर्वी भारत की तरफ गोंड आपको दिखाई देंगे। संथाल जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा है, वहां पर दिखाई देंगे। तो हमारा सही आंसर यही है, भील सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर संख्या देखें तो गोंड की है। ठीक है, और संथाल जो है तीसरे नंबर पर। इन ट्राइब्स के अंदर जो है ये सीक्वेंस रहेगा। हमारा सही आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 37 ये कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट मेक गवर्नमेंट इन द स्टेट इन द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, ठीक है, उस एक्ट के बाद जो है उसको लागू करने के लिए प्रोविंशियल जो है इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है कहां पर सरकार नहीं बनाई थी, तो उड़ीसा में बनाई थी, मद्रास में भी बनाई थी, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में भी बनाई थी, केवल बंगाल में नहीं बना पाए थे वो। ठीक है, पंजाब में भी नहीं बना पाए थे और बंगाल में। तो दोनों चीजों में, क्योंकि अब यहाँ पर एक और फैक्टर आ गया था कि उस समय तक मुस्लिम लीग जो है वो एक्टिव हो गई थी, और पंजाब का डिवीजन भी हुआ है जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, और बंगाल का भी। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस को जो है सरकार नहीं बना पाई, वो उनके पास सीट्स इतनी ज्यादा नहीं थी। तो बंगाल के अंदर जो है प्रजा पार्टी जो है उसको उसको मुस्लिम लीग ने सपोर्ट कर दिया था 1937 में। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी सरकार नहीं बन पाई। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, हमने बात की थी यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में, जिन्होंने 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ये पंजाब और बंगाल में नहीं बन पाई थी कांग्रेस की सरकार, बाकी जगह बन गई थी। तो हमारा आंसर आ गया बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स वाज proposed in India by the Income Tax Act। तो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग सा है, तो इसका आंसर इन्होंने दिया है 1860। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं, ये इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा है कि भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से रीड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन फॉल्टी सा हो गया है, तो हम इसको रीड करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट यानी कि भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब की गई थी। तो 1860 में की गई थी। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया था उसको दबाने में, तो जल्दी से जो है रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय पर। 1860 में इनकम टैक्स की भारत में शुरुआत हुई है। अब ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक और आ गया। आर्टिकल 356 इमरजेंसी अगर किसी स्टेट में लगती है, एज पर आर्टिकल 356 इमरजेंसी इन एनी स्टेट कैन बी प्रोसीडेड मोर देन 1 ईयर। तो इसको एक साल से आगे कैसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 356 के अनुसार किसी भी राज्य में आपातकाल 1 वर्ष से अधिक चलाया जा सकता है यदि। ठीक है, तो इसमें आपने देखा था कि हमने 3 तरह की इमरजेंसी देखी है, 352 ये देश, और 356 ये राज्य में, और फिर उसके बाद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, देश राज्य उसके बाद पैसा। तो अब देखिए हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट अगर क्लियरिफाई कर देती है दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट आर वेरी सीरियस। तो ये हाई कोर्ट का चक्कर नहीं है यहाँ पर जो है आपने देखा था कि गवर्नर जो है वो करता है उस प्रेसिडेंट रूल की, गवर्नर रूल लगता है तो गवर्नर ही बताता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ हो गई है। अब है इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई दैट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर विधानसभा। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट सर्टिफाई दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन स्टेट इज नॉट अंडर कंट्रोल। ये तो स्टार्टिंग में लगाते के टाइम की बात है,
उसके बाद अगले 6 महीने और बढ़ाया जाए, यानी कि 1 साल तक बढ़ा दिया जाए, ये गवर्नर से नहीं पूछा जाता, क्योंकि 6 महीने में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक नहीं हुई है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक भी हो जाए और इलेक्शन करवा के जल्दी से जो है स्टेट को उसके अधिकार दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर विधानसभा, तब ये ऐसा होता है कि उसको 1 साल से आगे बढ़ाया जाता है। इफ द प्रेसिडेंट बाय इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन इन द स्टेट इज वेरी सीरियस, तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट स्वतंत्र जांच करे, प्रेसिडेंट का एक नॉमिनी गया हुआ है जो कि राज्यपाल के रूप में है, वो उससे पूछ सकता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की बात तो स्टार्टिंग की बात थी, उच्च न्यायालय की बात नहीं है। तो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम फेयर इलेक्शन करवा पाए, तो इसको जो है 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जाता है। अब ये बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, इतना पुराना क्वेश्चन क्यों उठाया गया ये हम नहीं बता सकते कि क्या था माइंड के अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूड ए स्मारक मेडल एट 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी की 125वीं जो है जयंती पर जो है एक स्मारक पदक जारी किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और हु वाज प्रोपोनेंट ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि नॉन वायलेंस के प्रोपोनेंट थे, एंड पीस एंड इंटॉलरेंस। ठीक है, और ये नॉन वायलेंस, अहिंसा, शांति और असहिष्णुता के जो है, सॉरी टॉलरेंस के जो है वो पक्षधर थे, और उनको फादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की, और 1994 में ऐसा हुआ था। तो कितने पहले की बात है, देखिए बहुत पहले की बात है। तो ये इसका सही आंसर जो है वो है, इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा यूनेस्को जिसका कार्यालय पेरिस में है, उसने जो है ऐसा किया था। तो ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं सभी के सभी। तो आपने देखा काफी डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन काफी डीप और काफी लीक से हटके दिए जाते हैं कि इतना दूर आदमी सोच में नहीं पाता। खासतौर से ये वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि काफी दूर से किया गया है। तो आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, हर टॉपिक को पढ़िए बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए। की पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, एक हाईलाइटर रख लीजिए और की पॉइंट को हाईलाइट करते रहिए। जैसे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। स्थापना कब की गई, ये इसके उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य है। इस तरीके से जो है मेन बात, अगर भारत के किसी व्यक्ति को कुछ पहली बार मिला है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, तो दूसरे रिवीजन में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपना एक रिदम बना लीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, अपना हौसला बना के रखिए, क्योंकि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। पंख कई बार ऐसा होता है कि पिंजरे में अगर किसी पंछी को रख दिया जाता है तो वो अगर उसको फिर बाहर निकाला जाता है तो वो उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो हौसलों से उड़ान होती है, हौसला रखिए। ठीक है, रख मंजर वो दिन भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। ठीक है, तो आराधन का तुम दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, इस बात को ध्यान रखिए कि कंपटीशन का, मेहनत का जो है वो दृढ़ आराधन से और ज्यादा मेहनत से उत्तर दीजिए, अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और एक बात और देखिए कि आपके अंदर, मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा शक्ति है आपके अंदर, बस आप उस पोटेंशियल को छू नहीं रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान अपनी शक्ति ना भूले, अपनी शक्ति को याद रखे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, खूब मेहनत कीजिए।